हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। और दोस्तों ये क्लास 1 होने वाले हैं जिसमें अपन काफ़ी बेसिक बातें करेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, और जितने भी इसके टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और काफ़ी बेसिक बातें करेंगे जो कमज़ोर स्टूडेंटों को आना ज़रूरी है। और दोस्तों फिर बाद में अपन इसके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अपन काफ़ी बेसिक से बेसिक बातें करेंगे कि है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, और भी इसके टाइप होते हैं, जैसे कि इनवर्स रेशियो किसे बोलते हैं, और मिक्स यानी कि दोस्तों आपके कंपाउंड जो होता है रेशियो किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। आज की वीडियो दोस्तों यानी कि क्लास 1 है, इसलिए काफ़ी बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू हाई लेवल की अपन तरफ अपन चलेंगे, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों अपन करते हैं अपन वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अपन रेशियो, पहले अपन रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, यानी अनुपात की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा कि अनुपात किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, यानी दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को क्या कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान लो कि अगर ए का जैसे कि ए अनुपात ये बी है, ठीक है, यानी कि ए का कोई अनुपात है, बी का कोई अनुपात है। जैसे कि ए का अनुपात अपन मान लेते हैं कि जैसे कि ए का अनुपात यहाँ पे 3 है और बी का अनुपात यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का अनुपात 3 हो गया और बी का अनुपात यहाँ पे बी का अनुपात 4 हो गया। दोस्तों यहाँ पर दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक, यानी कि इन दोनों राशियों के बीच एक, यानी कि एक ही सजाती यानी एक ही जाति की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि दोस्तों अपन इसको यहाँ पर ए अनुपात यहाँ पे 3 लिख ले, इसमें कोई आप जो है ना, इसमें अंतर ना तो आप गुना बता सकते हैं कि ए 3 से कितना गुना है, या फिर इनके बीच का आप पता लगा सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, आप इनके बारे में नहीं बता सकते हो। तो एक जाति का ये नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा नहीं होगा, आपको ऐसा समझना होगा जैसे कि ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है, यानी कि इसको रेशियो बोलते हैं। जैसे कि 3:4 हो गया, इसको अपन बोलते हैं रेशियो। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये दो टंकियाँ दिख रही है ना, इस प्रकार से इसको अपन बटा भी बोल सकते हैं। यानी कि जो आपका ये 3 बटा, ये जैसे कि अपन ये ना यहाँ पर 3:4 है ना, इसको बटे में भी लिख सकता है क्योंकि बटा भी होता है। क्योंकि अपन इसको बोल सकते हैं कि एक राशि दूसरी राशि की कितना गुना है, कितना भाग है, इस प्रकार से भी अपन इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 बटा यहाँ पर 4 है, तो अपन इसको 3/4 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। इस रेशियो का मतलब बटा भी होता है, तो इनको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये रेशियो बनता है। तो इसी को अपन कहते हैं कि रेशियो, यानी इसी को अपन अनुपात बोलते हैं, यानी दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को, ठीक है, यानी किन्हीं किन्हीं सजाती यानी किन्हीं दो संख्या को, किसी निश्चित यानी कि किसी समान संख्याओं को, ठीक है, समान संख्याओं के बीच में तुलनात्मक करता है, ठीक है, तुलनात्मक संख्या को यानी कि रेशियो कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिएगा जैसे कि राम है और श्याम है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राम, और दोस्तों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ श्याम, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया RS, ठीक है। राम और श्याम हो गया, ठीक है, राम और श्याम हो गया। और मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि राम का जो वजन है, राम का वजन हुआ 40 किलोग्राम, क्या है, 40 किलोग्राम, ठीक है, ये है, ठीक है, यानी राम का कितना है 40 किलोग्राम और श्याम का कितना है 30 किलोग्राम, ये वजन हो गया इनका, ठीक है। यानी राम का वजन है 40 किलोग्राम और श्याम का कितना है 30 किलोग्राम। अगर इनके मध्य का रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होगा, यानी कि देखो रेशियो में बदलने के लिए इसे छोटा कर लो, इस 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 4 रेशियो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 रेशियो 3 हो जाएगा। तो राम और श्याम के मध्य जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:3 होगा, ठीक है। और दोस्तों एक और बात को याद रखना है कि जो रेशियो होगा वो हमेशा
एक यूनिट में होगा। ठीक है, एक यूनिट में होगा। जैसे कि यहाँ पर 40 किलोग्राम दे रखा है, तो दूसरा जो जिससे आप तुलना कर रहे हो यूनिट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट दे रखा है वो समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर किलोग्राम दे रखा है तो इधर भी आपको किलोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर 40 किलोग्राम दे दिया है तो यहाँ पर आपको 30 ग्राम दे दिया है। इसमें आप दोस्तों इस प्रकार से आप रेशियो नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान यूनिट नहीं है। अगर देखो यहाँ पर 40 किलोग्राम है और यहाँ पर आपका 30 ग्राम है, तो आप तो यहाँ तो इसको जो 30 ग्राम इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, या फिर इसको किलोग्राम है ना, इसको ग्राम में चेंज कर लो, है ना, तब जाकर दोस्तों आपका रेशियो में ये बदलेगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समान यूनिट भी देखना है, तो इसका बारे में पता होना चाहिए। समान यूनिट रहेगी तभी आप रेशियो में बदल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों रेशियो इसी को बोलते हैं कि दो समान सजातीय, ठीक है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहा जाता है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक तुलनात्मक यानी कि एक संबंध होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर a और b है, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि a अनुपात यहाँ पे 2, इस प्रकार से दोस्तों अनुपात नहीं होगा। या तो आप दोस्तों यहाँ पर a अनुपात b इस प्रकार से होगा, या फिर 3 अनुपात 4, तो आप बता सकते हो इनके बीच में इस प्रकार से रेशियो होगा। ठीक है, जैसे कि राम का मैंने यहाँ पर माना था कि 40 किलोग्राम है और श्याम का मैंने माना था कि 30 किलोग्राम है, राइट। तो यहाँ पर दोनों का यूनिट सेम है, किलोग्राम और किलोग्राम, तो मैंने इनका रेशियो बदल दिया, यानी कि 4:3 हो गया है ना। इस प्रकार से दोस्तों अब रेशियो होगा, और आपको बेहतरीन तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। और क्वेश्चन दोस्तों अभी करेंगे, थोड़ा सी देरी बना के रखें। पहले आप इनकी बेसिक चीज़ें जो बेसिक जो बातें हैं उनको सीख लीजिएगा। जब बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तब आप क्वेश्चन तो आप यूं ही सोल्व कर लोगे, है ना। तो रेशियो, उम्मीद करते हैं कि जो रेशियो है वो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक जो संख्या है, जो तुलना करता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, यानी कि अनुपात बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिएगा अपन चलते हैं, यानी कि प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन यानी कि समानुपात किसे बोलते हैं। चलिएगा दोस्तों अपन आगे अब यहाँ पे दोस्तों समानुपात पे। ठीक है, यानी कि समानुपात किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रपोर्शन किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी परिभाषा देखिएगा, यानी कि जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है उसे समानुपात कहते हैं। तो और दोस्तों यानी कि इस टॉपिक जो अपन कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो किसे बोलते हैं और प्रपोर्शन किसे बोलते हैं, यानी कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने अभी रेशियो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। रेशियो में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अपन कर रहे हैं कि समानुपात किसे कहते हैं, है ना, यानी कि प्रपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इनकी जो डेफिनेशंस है, परिभाषा है, उसको समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है उसे समानुपात कहते हैं, और इसके अंदर टोटल 4 पद होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि a अनुपात b, ठीक है, जैसे कि a अनुपात b, और फिर करते हैं यहाँ पे समानुपात, ठीक है, और c अनुपात d। इस प्रकार से दोस्तों ये होता है, इसी को अपन बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। यानी कि a अनुपात b समानुपात हो गया यहाँ पे, और c अनुपात यहाँ पे d हो गया। ठीक है, समानुपात में 4 पद होते हैं, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अपन इसी को भी दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि a अनुपात b बराबर c अनुपात यहाँ पे d। ठीक है दोस्तों, इस वाले जो 4 टर्मकियां हैं इसको अपन बोलते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात को अपन बराबर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब बराबर भी होता है। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, कोई अलग बात नहीं बोली मैंने, दोनों समान है। आप यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते हो, a अनुपात b या समानुपात c अनुपात d, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो a अनुपात b बराबर c अनुपात d लिख सकते हो। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं प्रपोर्शन, इसी को अपन बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
इसी को अपन क्या करते हैं, जब भी इनको बराबर करना होता है, जब इनमें मान दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है कि जो आपका जो बार बार का होता है, जैसे कि यहाँ पर इधर का ये ए है और उधर का यहाँ पर डी है, इनको गुणा कर लेते हैं, ए गुणा डी, और बराबर करते हैं बी गुणा सी। ठीक है, बी गुणा सी, इस प्रकार से करते हैं। राइट, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यानी कि जो बार बार का है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इधर से बार कौन सा है, ए है, और उधर से कौन सा है, डी है, तो ए गुणा डी करते हैं, तो ए गुणा डी हो जाता है बराबर जो अंदर बचता है उनका गुणा कर दो, यानी बी गुणा सी हो जाता है। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जामों में आता है ना, एग्जामों में आता है। आपको देखो यहाँ पर तीन मान दे देते हैं, जैसे कि ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे दिया, आपसे पूछ लेता है डी का मान बता दो, तो आप डी का मान कैसे निकालोगे। जैसे कि यहाँ पर डी है और आपको डी का मान निकालना है, ए आपका गुणे में है, तो आपको अगर डी का मान निकालना हो तो बराबर यहाँ पर बी गुणा सी, और यहाँ पर ये गुणे में तो बटे में ए आ जाएगा, इस प्रकार से आपका डी का मान निकल जाएगा। आपको कुछ भी दे, अगर ए का मान पूछता है तो ए का निकाल लो, बी का पूछता है तो बी का निकाल लो, सी का पूछता है तो सी का निकाल लो, डी का पूछता है तो डी का निकाल लो। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक चीज याद रखना है, देखो इसको अपन समानुपात बोलता है, जो चिन्ह है ना इसको अपन समानुपात ही बोलते हैं, यानी प्रपोर्शन बोलते हैं। इसी को अपन बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, इसी को अपन क्या करते हैं, बराबर यानी इक्वल का चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। और दोस्तों आप नोट करते हुए भी चलना है। ठीक है, अपनी नोटबुक है उसको में आपको लिखते हुए चलते रहना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने प्रपोर्शन बताया है, यानी कि समानुपात किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं समानुपात, जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों अनुपातों के मध्य, यहाँ पर इन दोनों के अनुपातों के मध्य कोई संबंध बताना हो। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है, तो बराबर हो गया, इन दोनों के बीच में संबंध बताना होता है। ठीक है, तुलना करना पड़ता है, इसी को अपन बोलते हैं कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, यानी कि प्रपोर्शन बोलते हैं। राइट, यहाँ तक तो ये तो समझ गए होंगे, इसको तो नोट कर लेना आप। मेन बात तो समझने की यहाँ पे है, आप खुद अपनी इसकी जो डेफिनेशन खुद ही बना लोगे। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आगे देखो क्वेश्चन पे। अब समानुपात में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलता है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 है, तो आपको बताना है चतुर्थ पद ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था ना कि अब इसके अंदर 4 पद होते हैं, आपसे 3 पद दे देगा, 3 का मान दे देगा और आपसे चौथा पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा, तीसरा पूछ लेगा। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि चतुर्थ पद क्या होगा। आप कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर देखते हैं कि अगर समानुपात के अगर 4, 6, 8 है तो डायरेक्ट वो आंसर जो है ना 10 टपा देते हैं, यानी कि देखते हैं 4 और 6 में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है, 8 में फिर 2 जोड़ देते 10, और जो एग्जामिनर होता है वो आपके पहला ही ऑप्शन दे रखा होता है 10, तो उसी को टिक करके आ जाते हैं। तो ये गलती मत करना है, ये कोई रीजनिंग थोड़ी है ना, इसमें आपसे मैथ है। इसमें देखो आपसे ये पूछ रहा है चतुर्थ पद क्या होगा, तो मैंने इसका दोस्तों आपको क्या बताया था, समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। कैसे, देखो ए अनुपात बी समानुपात और यहाँ पे सी अनुपात यहाँ पे डी, इसी को अपन बराबर भी लिख सकते हैं। राइट, अब दोस्तों जब आपको अगर इसको क्या करते हैं, बाय बाय का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, किसका करते हैं, बाय बाय का गुणा कर लेते हैं, यानी कि बाय बाय का इनका गुणा कर लेते हैं, ए गुणा डी, ए गुणा डी, और बराबर, इसी का मतलब क्या है, बराबर है, और बी गुणा सी, यानी कि जो अंदर है उनका गुणा कर लेते हैं, ए गुणा डी और बी गुणा सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 पद दे रखा है, यानी कि ए जो आपको यहाँ पर 4 दे रखा है गुणा, और डी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डी आपसे पूछ रहा है, डी आपके 4 नंबर पर ही तो आता है, यानी चतुर्थ पद है, तो आपसे यहाँ पर पहला पद यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 गुणा डी कर दिया, बराबर बी क्या है 6,
और गुणा यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पे 8 है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर किसी अनुपात के 3 पद दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर ए है ना 4 है, यहाँ पर ए है ना आपका जो 4 है ना वो ए है, और बी आपका 6 है, और सी आपका क्या है 8। इस प्रकार से समझ लोगे ना। और आपसे ये पूछ रहा है कि भाई चौथा ये पद बता दो, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर मान रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डी का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, डी बराबर यहाँ पर इधर दे रखा है 6 × 8 और बटे में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर जो आपका चतुर्थ पद है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रपोर्शन किसे बोलते हैं, है ना। और देखो मैंने आपको 2 चीज़ बताई है, रेशियो किसे बोलते हैं, प्रपोर्शन किसे बोलते हैं, दोनों को आपको क्लियर हो गया है ना। और इसी टॉपिक का नाम है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। सबसे पहले इन चीज़ों को बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेशियो किसे बोलते हैं, प्रपोर्शन किसे बोलते हैं। उसके बाद में जो अदर चीज़ें हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। अब चलिएगा दोस्तों, इसमें कुछ इनके टाइप्स होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, है ना, उनको भी सीख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जामों में कोई किसी को पता नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई पता नहीं रहता है। तो आपको पूरे जो कंप्लीट जो टॉपिक है ना उसको सीखना जरूरी होता है, हर एक चीज़ को जानना आपको जरूरी होता है, ठीक है। तो अपन हर एक चीज़ सीखेंगे, कोई सी भी चीज़ अपन नहीं छोड़ेंगे कि ये चीज़ छोड़ दी एग्जामों में नहीं पूछी जाती। कोई भरोसा नहीं है, एग्जामों में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। चलिएगा दोस्तों, अब की बार नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं विलोमानुपात या प्रतिलोमानुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रेशियो। क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात या फिर इसको बोलते हैं प्रतिलोमानुपात। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर दे रखा है कि A अनुपात यहाँ पे B है, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनवर्स यानी कि उल्टा। प्रतिलोमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर A अनुपात B दे रखा है ना, अगर इसको यहाँ पर आप लिख लेते हो कि B अनुपात A, तो ये क्या हो जाता है, प्रतिलोमानुपात हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 अनुपात यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 अनुपात 5 दे रखा है। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लिख लेते हो 5 अनुपात 4, ठीक है, 5 अनुपात 4 लिख लेते हो, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट लिख लेते हो, तो क्या हो जाता है, ये इनवर्स रेशियो हो जाता है। इसी को अपन बोलते हैं प्रतिलोमानुपात बोलते हैं। ये छोटा सी था, इसको समझना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर उल्टा कर देते हैं ना रेशियो को, अगर बदल देते हैं ना, अपनी जो इसका स्थान है उसको बदल देते हो, जैसे कि 4 की जगह ये 5 आ गया, 5 की जगह ये 4 आ गया, तो इसी को अपन बोलते हैं इनवर्स रेशियो। इसको याद रखना, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा अगला होता है दोस्तों आपका मिश्रानुपात। क्या होता है, मिश्रानुपात, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आपके एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि अगर A अनुपात B का कुछ मान कुछ दे रखा होता है, और फिर B अनुपात यहाँ पे C का मान कुछ दे रखा होता है, और फिर C अनुपात D, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा होता है। आपसे पूछ लेता है कि A बटा B का मान क्या होगा, A बटा C का मान क्या होगा, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जामों में आता है। उसी को अपन बोलते हैं कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, यानी कि मिश्रानुपात बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये कैसे सोल्व होगा, अब यहाँ पर आपके सामने ये दे रखा है, आपको बताना है कि इसका मिश्रानुपात क्या होगा। देखो अगर यहाँ पर दे रखा है A अनुपात B, और यहाँ पे B अनुपात C, और यहाँ पर दे रखा है C अनुपात D दे रखा है, तो आपको A बटा B और गुणा कर देना है B बटा C, ठीक है ना। आपको पता है ना रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा A बटा B गुणा B बटा C, ठीक है ना, B बटा C। अब मैं लिखूंगा गुणा C बटा D, ठीक है,
गुणा C/D लिख लूंगा। अब इसका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर B से B कट जाएगा, ठीक है, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा, तो इसका जो मिश्र अनुपात बनेगा वो बन जाएगा A/D। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे दे रखा था और यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन निकल के आया A/D निकल के आया है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A/, यहाँ पे D लिख सकते हो, राइट, ये दोनों सेम है। बटा का मतलब दोस्तों अनुपात भी होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं मिश्रानुपात, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दोस्त इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, हमें तो क्वेश्चन करवाएगा। देखो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी, है ना, कि जैसे कि रेशियो और प्रपोर्शन का दोस्तों एक ऐसा, देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे दोस्तों आपके चैप्टर के क्वेश्चन भी सोल्व होता है, जैसे कि परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, है ना, उनमें भी अपन जो है ना रेशियो एंड जो रेशियो में करके अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो बहुत आसान होता है करने में, इजी भी होता है। इसलिए रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपके लगभग लगभग हर टॉपिक में यूज होता है। कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिएगा, कोई सा भी आप चैप्टर ले लीजिएगा, उसमें आपका यूज होता ही है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, सीखना है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन किसे बोलते हैं, और काफ़ी आपके एग्जामों में यूज भी होगा, क्योंकि रेशियो से अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो जल्दी सोल्व हो जाता है। तो आपको ज़रूरी है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप इतना परफेक्ट हो जाओ कि जब भी कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप आसानी से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बदल कर आसानी से उसे सोल्व कर लो। इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और सीखना है, और पूरा फोकस दोस्तों आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ध्यान देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं रहेगी तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, इसलिए इन चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जब भी कोई कोचिंग में या कहीं पर भी स्कूलों में जब स्टार्ट करता है इस टॉपिक को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं, है ना, बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनता है, क्या होता है ना, डायरेक्ट ही सोल्व कराने लग जाते हैं क्वेश्चन को, तो नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट। कहीं बिल्कुल कमज़ोर होते हैं स्टूडेंट, है ना, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कितने सारे टाइप है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो अपन बाद की बात करेंगे कि जब क्वेश्चन कराएंगे। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखें। मैं आपको अभी बेसिक जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया। जैसे कि मैंने अभी तक मैंने रेशियो बताया कि रेशियो किसे बोलते हैं, प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, इनवर्स रेशियो किसे बोलते हैं, और जो आपका नेक्स्ट था वो कंपाउंड रेशियो किसे बोलते हैं। यहाँ तक ये चार चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इन्हें क्या बोलते हैं, किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है, कितना यूज है इनका। वो भी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें कौन सा कंपाउंड रेशियो लग रहा है या इन्वर्स रेशियो हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा धैर्य बना के रखें, जो मैं बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप उनको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिनको नहीं आता है उनको नोट करते हुए चलना है, क्या, ताकि आपको फ्यूचर में आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट ही अपना जो नोट्स है उसमें से आप देख लो और आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए आपको नोट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे उस समय अगर आप न डायरेक्ट अगर आप नोट अपना जो नोटबुक है अगर उसको उठाकर आप देखोगे, रिवीजन हो जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना जितना आपको समय नहीं मिल पाएगा, है ना, तो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप एग्ज़ाम आपके नज़दीक आएगा, जब आप देखोगे उन चीज़ों को रिवीजन करोगे, तो उस समय अपने नोट्स में जाकर देख लेना। ठीक है भाई, मैं जितने सारे टाइप बता रहा हूँ
तो आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो अपन चलते, देखो मैंने आपको कंपाउंड जो यानी कंपाउंड रेशियो मैंने बता दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको इससे याद हो जाएगा कि इस प्रकार से कंपाउंड रेशियो से बोलते हैं, इनवर्स रेशियो से बोलते हैं, है ना, प्रोपोर्शन किसे बोला जाता है, रेशियो किसे बोला जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बात करें कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A अनुपात B, ठीक है, A अनुपात B का वर्गानुपात क्या होगा, का यानी A अनुपात B का वर्गानुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ लेता है कि वर्गानुपात क्या होगा, तो भाई आप बताओ क्या होगा। देखो इस प्रकार से आता है। ठीक है, ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता है, देखो वर्ग बात कर रहा है, वर्ग नानुपात। ठीक है, वर्ग प्लस अनुपात या द्विघाती अनुपात, इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना ए अनुपात बी का वर्गानुपात, तो आप क्या करो, इनका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वर्गानुपात हो जाता है। ठीक है, ए अनुपात बी का वर्गानुपात पूछ रहा है तो ए स्क्वायर, वह वर्ग कर रहा है इनका, है ना, स्क्वायर का हिंदी में क्या मतलब होता है, वर्ग। ठीक है, यानी कि वर्ग तो कर रहा है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 अनुपात यहाँ पर 4 है, और आपसे पूछता है कि का वर्गानुपात बता दो, तो अगर वर्गानुपात पूछता है तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 3 का वर्ग क्या होता है, कितना होता है 9, कितना होता है 9 होता है, और 4 का कितना होता है आपके 16 होता है, कितना होता है 4 का 16 होता है। तो जो भाई आपका जो दे रखा है 3 और 4 का वर्गानुपात क्या हो गया, 9:16 हो गया है। इस प्रकार से इसी को अपन बोलते हैं वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात, ये हिंदी में मतलब हो गया। यानी हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं जैसे कि वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात, लेकिन आपको याद रखना है डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं, तो डुप्लीकेट रेशियो जिनका स्क्वायर हो जाता है उसी को अपन डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो समझ गए यहाँ पर ये वर्गानुपात किसे बोलते हैं, आप हिंदी में याद रखो, तो हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, आपको एग्जाम में द्विघाती भी दे सकता है, ठीक है, आपसे वर्गानुपात भी दे सकता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपका एक ही नाम मिलेगा, डुप्लीकेट रेशियो, राइट। तो आप इतना सभी को पता है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले पे। चलिएगा दोस्तों, अपन आगे हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, इसको देखो, यानी कि वर्ग मूलानुपात, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो। पहले अपन क्या पढ़ते, वर्गानुपात, क्या पढ़ रहे थे, वर्गानुपात। अब की बार क्या है, वर्ग मूलानुपात, यानी इसका मूल बताना पड़ेगा आपको। कैसे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर पहले से आपकी में दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपसे दे दिया, जैसे कि ए अनुपात बी है, यानी ये पहले से आपका स्क्वायर में दे रखा होगा, ठीक है, क्या दे रखा होगा, स्क्वायर में दे रखा होगा। आपको बताना है कि भाई इसका वर्ग मूलानुपात बता दो, क्या बता दो, वर्ग मूलानुपात, यानी ठीक है, वर्ग मूलानुपात बता दो, वर्ग मूलानुपात बता दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये पहले से आपका स्क्वायर में दे रखा होगा, तो भाई इसके ऊपर आप रूट लगा दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट ए अनुपात और रूट बी, कुछ इस तरह से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पर कुछ दे दिया जाए, जैसे 16 अनुपात और यहाँ पर दे दे 25, आपसे पूछता है कि भाई इसका वर्ग मूलानुपात बता दो, ठीक है, इसका क्या बता दो, वर्ग मूलानुपात बता दो। तो देखो अगर आप क्या करोगे, देखो 16 पर आप रूट लगा दोगे अनुपात, और 25 पे आप रूट लगा दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अब दोस्तों आपको रूट हटाना है तो इस रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है यानी 2 होता है। जब वह इसको छोटा, अब देखो ये 16 है ना, वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का होता है। तो इनका जो वर्गमूलानुपात है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इनका वर्गमूलानुपात क्या हो गया, 4 अनुपात यहाँ पे ये 5 हो गया। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से दे रखा होगा। अगर आपसे दे दिया जाए कि भाई यहाँ पर दे रखा है 121, ठीक है, क्या दे रखा है 121 अनुपात, और यहाँ पर दे दिया जाए 144, आपसे बोल रहा है कि इसका वर्गमूलानुपात बता दो, तो आपको पता है कि जो 121 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। 144 जो होता है वो 12 का होता है। तो आप यहाँ पर किसका जो वर्गमूलानुपात है वो क्या हो गया, 11:12 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट थोड़ी बचा है भाई, है ना। यहाँ तक समझ गए ना कि भाई यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं, है ना। ये दोस्तों देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन चीज़ों इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज रहेगी ना तो आप क्वेश्चन को यूं ही कर लोगे, है ना। तो मान लो आपसे क्वेश्चन में डाल दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि भाई बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो बता दो या वर्गमूलानुपात इसका बता दो, जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, समझ गए ना कि इसे वर्गानुपात यानी कि वर्गमूलानुपात किसे बोलते हैं, समझ गए ना किस प्रकार से इनको निकाला जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें से दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और जो आपको आना जरूरी है। अगर कई स्टूडेंटों को आता है तो वो धैर्य बना के रखे, अभी अपन हमारा लेवल बढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन हर प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास 1 है और मैं आप सभी को पता है कि जब भी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, है ना, तो पहले अगर क्लास 1 होती है तो उसमें मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं ताकि कोई सा भी स्टूडेंट हो वो रुके नहीं। अगर कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है तो उसी को भी समझ में आए और जिनको आता है उनका भी एक बार रिवीजन हो जाए कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती है। तो इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, कोई सा भी करता हूँ, तो उससे पहले अगर क्लास 1 अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें पहले मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और बहुत ही बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं रहे जिनको समझ में नहीं आए। अगर क्लास 1 है और क्लास 1 में मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर लेके चलता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट है देखो जिनका बेसिक मजबूत रहेगा उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आता है, बहुत ही वीक स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो इधर के उधर भटकते रहते हैं कि भाई हमें तो सिर्फ इतना बता दे, जो बेसिक चीज़ें बताने वाला हमें मिल जाए ताकि हम भी उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाए। जब आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं रहेगी तो आप कैसे कर पाओगे बताओ, है ना। तो इसलिए आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लोगे, उनका आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो इनके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। मैंने अभी तक क्या बताया, रेशियो किसे कहते हैं, प्रपोर्शन किसे कहते हैं, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो यानी कि डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं, और सब डुप्लीकेट रेशियो पर आ गए हैं। अब सिर्फ 2 टाइप और बचे हैं जिनको सीख लीजिएगा, फिर बाद में अपन करते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलेगा। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है गणानुपात या त्रिघाती अनुपात, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि पहले अपन कर रहे थे, जैसे कि A/B का वर्गानुपात, ठीक है, या यानी वर्गमूलानुपात किसे कहते हैं, ये तो आपको आ गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पर A/B और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका घनानुपात बता दो, क्या बता दो, घनानुपात बता दो, ये आपसे दे रखा है घनानुपात। तो अब कैसे क्या बताओगे, पहले अपन स्क्वायर कर रहे थे उनके ऊपर, अब की बार उनके ऊपर क्यूब करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, क्यूब। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A का क्यूब और अनुपात और B का क्यूब कर देंगे तो आपका घनानुपात आपको मिल जाएगा।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि 3:4 दे रखा है और इसका आपको ये बताना है कि घन अनुपात बता दो। तो 3 का क्यूब क्या होता है, यानी 3 का क्यूब का मतलब है 3 × 3 × 3। 3 का गुणा 3 बार करो, कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 और 9×3 = 27। यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात 4, 4×4 = 16 और 16×4 कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर 27:64 आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 का घनानुपात हो जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। इसी को अपन बोलते हैं घनानुपात या त्रिघातीय अनुपात, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपका स्क्वायर होता है और जो क्यूब होता है वो आपको देखो, यानी कुछ लिमिट तक आपको याद रहना चाहिए, और उसके बाद में आप ट्रिक से भी याद करो। जैसे कि दोस्तों अगर अपन स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो आपको स्क्वायर है ना, कम से कम अगर 40 तक तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप याद कर सकते हो। राइट, और अगर आप दोस्तों क्यूब याद करना चाहो ना, ठीक है, क्यूब याद करना चाहो तो आप दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर 20 तक भी अगर आप याद कर ले तो काफ़ी है। ठीक है, आपको स्क्वायर जो है ना 40 तक, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कुछ इसी तरह से आपको 40 तक आपको याद होना जरूरी है, तभी जाकर दोस्तों आप जल्द इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। और दूसरा क्यूब है, क्यूब आपको 20 तक तो आपको याद होना चाहिए, सब मिनिमम है। आप ज़्यादा भी याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिनको ट्रिक के माध्यम से आप दोस्तों हजार हजार तक की संख्याओं का स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हो। और मैंने इसी को ऊपर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना भाई चैनल पे जाके, किस प्रकार से 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाला जाता है, क्यूब निकाला जाता है। सिर्फ 5 सेकंड में आपका क्यूब या स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसके बारे में मैंने दोस्तों वीडियो बना रखी है। ठीक है, चैनल पर सारी वीडियो है, सिर्फ आपको देखना जरूरी है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, और दोस्तों फाड़े, फाड़े की बात आती है तो फाड़े कम से कम दोस्तों आपको जो 35 तक तो फाड़े आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर 35 तक भी अगर फाड़े नहीं याद होते हैं तो भाई आप 25 तक तो फाड़े याद कर सकते हो। 25 तक तो आपको फाड़े आने चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर दोस्तों आपकी जो स्पीड है मैथ में क्वेश्चन करने की, जो स्पीड होगी तब जाकर बढ़ पाएगी। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लाई आ जाए, हाँ, तब कैसे कर पाओगे। अगर मान लो जैसे कि आपका दे दिया जाए 17×22, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ तो 17 का फाड़ा आना चाहिए, 22 का फाड़ा आना चाहिए, तब जाकर आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। एक एक संख्या का थोड़ी कर पाओगे, पहले यहाँ पर 7 का करो फिर 1 का करो, है ना, इस प्रकार से आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको इन चीज़ों के बारे में आनी चाहिए। अगर मिनिमम देखो, फ्री मिनिमम है, आप ज़्यादा याद कर सकते हो। स्क्वायर भी आप 40 तक, 40 क्या 50 तक 100 तक याद, अगर आपसे याद होता है, जहाँ तक आपकी क्षमता है याद करने की, भाई अब आगे याद नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा। आप 40 तक तो लेकिन याद करो। आज जो सारे स्टूडेंटों को 40 तक तो याद रहता है, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, 40 तक तो याद करके रखते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं जो ज़्यादा भी याद कर लेते हैं, जो ज़्यादा याद कर लेते तो आपका ही इसमें लाभ होगा, आपका ही सही है। तो वही इन चीज़ों के बारे में तो इनको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 का क्यूब कितना था, 27 है, और 4 का क्यूब कितना है, 64 है। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। राइट, अब चलिएगा हमारा नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिएगा भाई, अब पर हमारा नेक्स्ट है घन मूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। कि जो घन मूलानुपात किसे बोलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसे कहते हैं। दोस्तों इसको करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर एक सब्सक्राइब भी करते हो ना, तो हमारा जो मेरा सारा जो दिन होता है ना वो बहुत ही अच्छा जाता है।
ठीक है। अगर आप एक भी सब्सक्राइब कर देते हो ना, ठीक है, एक भी सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो मेरा दिन जो है ना बहुत ही शानदार जाता है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब तो करना, मैं आपसे से तो कोई पैसे तो मांग ही नहीं रहा कि आप पैसे दो मुझे, है ना। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर जो भी हमारे चैनल पर विजिट होता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो वही बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ाने की इच्छा होती है ना। तो एक सब्सक्राइब भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो हाँ ऐसा लगता है कि भाई एक सब्सक्राइब बढ़ गया है यार, बहुत ही ऐसे मन में बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई सब्सक्राइब बढ़ चुका है, एक बढ़ चुका है, तो पढ़ाने की इच्छा होने लग जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यानी अच्छा नहीं लगता है, आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। तो भाई जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लेना, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर देना, है ना। तो आपको सिर्फ मैं आपसे इतना ही तो बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। हाँ मैं आपसे कुछ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे वो दे दो या वो दे दो, आपसे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो भी आता है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार भाई, है ना। तो कर लोगे ना सभी, है ना, तो चलिएगा कर लेना भाई। देखो दोस्तों, अब आता है घन मूलानुपात, इसे बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब ये क्या होता है, जैसे कि दोस्तों ए अनुपात बी, जी होता है ना, ये पहले से आपका घन यानी कि आपका क्यूब कर रखा होगा, ठीक है। इसको आपको ये बताना है कि ये किसका यानी कि घन मूलानुपात है, घन मूलानुपात है। तो आपको ये बताना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ए का करना पड़ेगा अनुपात, और क्यूब रूट यहाँ पर बी का करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका 64 है अनुपात, और यहाँ पर 125 है, आपसे पूछ रहा है भाई इसका घन मूलानुपात बता दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर 64 है ना, इसका आप क्यूब रूट हो, इस प्रकार से हो जाएगा अनुपात, और 125 है ना, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। आप चाहो तो कर लो ऐसे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 64 होता है वो किसका क्यूब होता है, बताओ किसका क्यूब होता है। आपको पता है ना, जो 4 है, अगर 4 का अगर अपन क्यूब करते हैं तो 64 हो जाता है, और 125 है, अगर 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखो 64 और 125 का घन मूलानुपात यानी कि क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, इस तरह से होता है। ये दोस्तों मैंने जितने भी बताए हैं इस मैंने आपको सारे टाइप बता दिए हैं कि क्या कि मतलब रेशियो में कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे कि रेशियो, पहले अपना जो टॉपिक था रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बारे में मैंने बताया कि रेशियो किसे बोलते हैं, प्रपोर्शन किसे बोलते हैं। और नेक्स्ट था हमारा इनवर्स रेशियो किसे बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो किसे बोलते हैं, यानी फिर था हमारा डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर था दोस्तों ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर था सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जितने मैंने सारे टाइप बताए हैं वो आपको बेहतरीन से समझ में आ गया है, और यहाँ तक दोस्तों आप समझिएगा, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अपन जो है क्वेश्चन भी दोस्तों करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों मैं आपको सीरीज वाइज यानी कराऊंगा, जैसे कि पहले बेसिक कराऊंगा, फिर उससे अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे आपका जो आप भी डिमोटिवेट ना रहो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन अगर सबसे पहले सिंपल वाला क्वेश्चन रख देते हैं तो आप जब कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन सोल्व हमसे हो जाएगा। धीरे धीरे अपन ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो आप भी पढ़ाई में लगे रहोगे। अगर डायरेक्ट में ऐसा क्वेश्चन कराऊं जो आपको समझ में नहीं आए, आपके समझ से बाहर ही है, तो आप वीडियो को बंद कर दोगे और आप सोचोगे अरे यार नहीं पढ़ना। तो पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं, चाहे से वो एग्जाम में नहीं आते हो, लेकिन वो कराना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपका
मन होना चाहिए पढ़ने का। अगर आप वो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो आपका मन लगेगा, आप मोटिवेशनल होंगे कि हाँ भाई हमसे हो रहा है क्वेश्चन, हमको कुछ मिल रहा है। आप धीरे धीरे बढ़ते रहोगे। आप फिर जो उन बेसिक क्वेश्चनों को करते हो तो आप अगर आपसे फिर बाद में बड़ा क्वेश्चन करवाया जाता है, आपसे नहीं हो पाता, तो आप सोच लेते हो कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन कर लिया तो शायद इसको भी कर लेंगे। हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है जो हम सीख नहीं पाए हैं, या फिर हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। इस तरह से आप दोस्तों सोच लेते हो और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। अगर डायरेक्ट ही अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ना समझाऊं, डायरेक्ट मैं बता दूं रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप देख लीजिएगा इस प्रकार से आपको, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपन धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों, और मैथ का सिलेबस पूरा लगभग लगभग होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मैं सारे ऑल टाइप करा रहा हूँ, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं और उन सभी में ये टॉपिक आते हैं। बहुत ही बेसिक से मैं करा रहा हूँ और हाई लेवल की तरफ हम चल रहे हैं। तो आपका ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर मैथ है तो भाई इससे इनसे बाहर नहीं जाएगी। और दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, आप ऐसा मत सोचिएगा हम कोई कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम कोर्स ले लेते हैं, तो कोर्स लेने के बाद में हमारा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कोई वो नहीं है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद को। आप जब आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो उसका सिलेबस देखो पहले कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस देखो, जैसे कि आप मान लो जैसे मैथ है, मैथ का मान लो कोई टॉपिक है एवरेज मान लीजिएगा, तो आप एवरेज को सीखो ना यार, उसमें से आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कोई नहीं कह सकता है कि उस कोचिंग में से आ जाएंगे, उस कोचिंग करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला होगा तो वैसे भी पढ़ाई कर लेगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप सिलेबस देख लो, सिलेबस डाउनलोड कर लो, ठीक है। कि भाई अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आप एक बार निकाल लो कि मेरा सिलेबस ये है, मुझे इनको कवर करना है। चाहे सिर्फ आपका मैथ का सिलेबस हो गया, रीजनिंग का सिलेबस हो गया, जीएस जीके का सिलेबस हो गया, हाँ, आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया। अब सब जो भी आपके, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सी वैकेंसी के बाद कौन सी वैकेंसी की, उसका सिलेबस देख लो। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें देखो कि कौन कौन सा टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड है। उन सारे टॉपिकों को आप एक बार रिविजन, उनको एक बार सीखो, वीडियो चला के यूट्यूब पर डाल दो। अगर यूट्यूब पर आपसे उसमें दे रखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो यूट्यूब पर डाल दो रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। पहले बेसिक चीज़ें सीखो, फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाओ। आप बुक भी लेके आ सकते हो, ठीक है, किसी की बुक लेके आ जाओ, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। घर बैठे भी आप दोस्तों तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप खुद भी, आपका खुद का मन होना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग जाने से सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। जिनके पास देखो कोचिंग, दोस्तों कोचिंग जाने की वो है भाई, जिनके पास देखो पैसे हो वो कोचिंग जा सकता है, जिनके पास पैसे नहीं वो ऐसे भी पढ़ाई कर सकता है भाई। 200 300 रुपये किताब आती है, किताब लेके आ जाओ। यूट्यूब पर आप जो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता ही है, और एंड्रॉयड फ़ोन होता ही है सबके पास में, है ना। तो जो भी टॉपिक है उसको कर लीजिएगा ना, यूट्यूब पर डाल लीजिएगा एवरेज का, या फिर दोस्तों आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी आपको उसके अंदर जो भी टॉपिक दे रखा है सभी को डाल डाल के कर लीजिएगा। रीजनिंग में हो गया डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया, जितने भी आपके टॉपिक दे रखा होता है उन सभी को आप कर लीजिएगा ना। आप सीरीज वाइज करेगा, आप जो है ना, ऐसे सीरीज वाइज चलते रहोगे ना, कि पहले जैसे कि हमने मैथ का ये टॉपिक कर लिया, इसका ये टॉपिक कर लिया, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। है, कोचिंग जाने में, आने जाने में टाइम वेस्ट, साथ में वहाँ पर कभी कोई टीचर नहीं आता तो वो टाइम वेस्ट। तो इस प्रकार से आप घर पर भी तैयारी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोचिंग जाने पर ही सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और मैं जहाँ तक देखा है, कोचिंग वाले बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर आए हैं, हमारे आने से इतने स्टूडेंटों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये भाई आप जानते हो, मैं बोल नहीं सकता किसी के बारे में, तो ये है। तो आपको समझना है दोस्तों, आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। जिनके पास पैसे नहीं है जाने का, आप कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते हो, तो आप घर पर भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हो और 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको घर पे टाइम नहीं मिल रहा, घर वाले आपको काम के लिए बोलते हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जाकर इस प्रकार से आप कर लो, ठीक है। अगर आपके पास खर्चा नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो और आपका सिलेक्शन होगा। कई स्टूडेंट है जो यूट्यूब से पढ़ के डायरेक्ट दोस्तों सिलेक्शन हो चुके हैं,
वो है ना, तो ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।